जय हिंद। नमस्कार दोस्तों, मैं धर्मेंद्र गोस्वामी स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल सिद्धेश्वर क्लासेज पर। दोस्तों, हमारा जो टॉपिक चल रहा है कोशिका, उसकी 2 क्लासें आ चुकी हैं। आज जो मैं क्लास लेके आ रहा हूं वो तीसरे पार्ट 3 है, मतलब तीसरी क्लास है। हम देखो दोस्तों, शुरुआत में जनरल फैक्ट देखे थे। शुरुआत में हमने लिखा कम था और उसके बारे में समझा था। फिर दूसरे नंबर पर हमारी जो क्लास आई वो क्लास थी हमारी, उसमें मतलब इंपोर्टेंट फैक्ट थे। कोशिका का प्रकार था, जंतु कोशिका, प्लांट कोशिका, उसका फ्लो चार्ट बनाया था हमने। ठीक है, रियल डायग्राम नहीं बनाया, रियल डायग्राम हम आगे लेके आएंगे। तो आपको मैं दोहराना चाहूंगा कि यहाँ से जो क्वेश्चन है, फिर से दोहराना चाहूंगा। ये जो चैप्टर है, वैसे मैं आपको बता दूं 11th क्लास की बायोलॉजी का है। 11th क्लास की बायोलॉजी में हमारा चैप्टर नंबर 8 और 9 जो दोनों चैप्टर है ना, वो कोशिका से संबंधित चैप्टर है। एक तो है कोशिका जीवन की इकाई वाला और एक सेल डिवीजन है, सेल साइकिल और सेल डिवीजन वाला। दोनों चैप्टर है 8 और 9। ये हमारे 11th क्लास की बायोलॉजी से रिलेटेड है। तो मैं आपको फिर से दोहराऊं कि 11th वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, पहली बात। दूसरी बात, जिस किसी भी कंपटीशन एग्जाम देखो, सेल चैप्टर से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, तो उन सब के लिए इंपॉर्टेंट होने वाली है हमारी जो सीरीज चल रही है कोशिका की। जैसे ये फाइनल पूरा टॉपिक हो जाएगा, उसके बाद हम अगला कोई दूसरा टॉपिक ले लेंगे। आप भी बता सकते हो कि आपके लिए कौन सा टॉपिक लेके आऊं, तो आप भी मतलब कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, जो आपके लिए नहीं समझ में आता हो, जहां से क्वेश्चन ज्यादा आते होंगे या फिर आपके लिए जरूरत है, तो वो आप बता सकते हो। तो दोस्तों, शुरू करता हूं मैं। देखो, हमने देखो कोशिका के बारे में जितना पढ़ लिया उससे आगे शुरू करते हैं। वैसे कल ये ले लिया था, थोड़ा सा बताया था, लिया नहीं है हमने। ठीक है, तो मैं आगे शुरू करता हूं आज। ठीक है दोस्तों, कोशिका हमारा चैप्टर चल ही रहा है। ठीक है, अब यहाँ जो मैं ले रहा हूं ना, ये जो कोशिका के बारे में मैंने लिया है यहाँ पर, इन कोशिका को मैं जंतु कोशिका प्लस पादप सेल, इन दोनों का मिक्सर रूप ले रहा हूं। ठीक है, दोनों को मिला करके एक साथ ले रहा हूं। कल मैंने आपको बताया था, देखो, कि जंतु कोशिका और प्लांट सेल में घटक कितने होते हैं? 5 घटक तो होते हैं। किसमें? इसमें पादप सेल में मैंने कल ही बताया था कौन कौन से, ये पांचों के पांचों घटक किसमें होते हैं? पादप सेल में। लेकिन जंतु सेल में बताए थे 3 या 4 घटक। तो देखो, उसमें कौन सा नहीं होता है? एक तो ये नहीं होता है, किसमें? जंतु सेल में कोशिका वृत्ति नहीं पाई जाती है, आपको भी पता है। और तीसरा जो है, या तो ये किसी किसी कोशिका में तो पाया जाएगा रिक्तिका या वैक्यूल्स जिसे बोला जाता है, और किसी किसी कोशिका में ये रिक्तिका नहीं पाई जाती। किसकी बात कर रहा हूं मैं? जंतु कोशिका की। और यहाँ पर जो मैं ले रहा हूं, अभी जो क्लास में ले रहे हैं, हम इन दोनों को मिला जुला रूप ले रहे हैं। किसका? जंतु सेल का और प्लांट सेल का। ये पांचों के पांचों किसमें, मतलब कि दोनों के सम्मिलित रूप से ले रहा हूं मैं। ठीक है दोस्तों, तो देखो, हमने 5 घटक लिए हैं। कौन कौन से? कोशिका वृत्ति, सेल वॉल जिसे बोला जाता है, कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव, साइटोप्लाज्म, केंद्रक, न्यूक्लियस और रिक्तिका वैक्यूल जिसे रसदानी भी बोला जाता है। लिख देता हूं मैं, रसदानी। ओके दोस्तों, देखो आगे। अब मैंने कहा था कि किसी भी कोशिका में, जीवित कोशिका में 7 कोशिकांग होते हैं। कितने? 7 कोशिकांग। वो सभी 7 कोशिकांग किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म में होते हैं। ये पक्का ध्यान रखना, वो किसमें होते हैं? साइटोप्लाज्म, मतलब कोशिका द्रव्य में वो कोशिकांग होते हैं। अब वो सभी के सभी 7 कोशिकांग जो हैं, वो मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूंगा। देखो, मैंने कल थोड़ा सा आपको हिंट दिया था कि 7 कोशिकांग होते हैं, जो मैंने ट्रिक से सेट किया था, CM, गर्ल्स, R बताया था। देखो, शुरू करता हूं दोबारा। देखो, हमारी जो ट्रिक है, मैं फिर से दोहराना चाहूंगा, यहां लिख देता हूं ट्रिक को। CM, गर्ल्स, GERLS और R, ये हमारी ट्रिक है। एक ये हो गया, 2, ये 3, ये दोनों के एक साथ लेते हैं तो 4, ये 5, ये 6 और ये 7। ये हमारी ट्रिक है जो मैंने यहां लिख दी है। अब देखो, ये दोनों जो एक साथ लिखे हैं, CM का मतलब C से क्या लेना है हमें? क्लोरोप्लास्ट, M से क्या लेना है? माइटोकॉन्ड्रिया, G से क्या लेना है? गोल्जी का, ER से क्या लेना है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रद्रव्य जालिका। L से क्या लेना है? लाइसोसोम, S से सेंट्रोसोम और R से राइबोसोम। ओके, देखो, अब प्रथम बार मैंने कौन कौन से लिखे? दोहरी झिल्ली युक्त, मतलब कि ऐसे कोशिकांग जिनकी झिल्ली कैसी होती है? डबल लेयर वाली होती है, उनको हम दोहरी झिल्ली कोशिकांग कहते हैं। क्वेश्चन मैंने आपको कल भी बताया था कैसे आता है। क्वेश्चन आता है निम्न में कौन सा कोशिकांग दोहरी झिल्ली युक्त है, कौन सा सिंगल झिल्ली युक्त है, कौन सा झिल्ली रहित है, इन 7 में से। ठीक है, तो देखो, दोहरी झिल्ली युक्त 2 ही कोशिकांग है। कौन कौन से? वो है CM से क्या तात्पर्य है? हरित लवक, C से मतलब क्लोरोप्लास्ट या हरित लवक, इंग्लिश हिंदी दोनों मैंने यहाँ ले ली है। दूसरा देखो, M से
क्या लेना है, माइटोकॉन्ड्रिया हिंदी में क्या बोला जाता है इसको, सूत्रकणिका। बाकी इसके और भी जो नाम है ना, उपनाम जो और भी इन नामों से इनको जाना जाता है। माइटोप्लास्ट भी बोला जाता है इसको, देखो माइटोकॉन्ड्रिया बोला जाता है, बायोप्लास्ट बोला जाता है। ये सारे के सारे किसके नाम है, माइटोकॉन्ड्रिया के नाम है। तो कोई भी नाम आ सकता है वहां एग्जाम में, इसलिए आप इंग्लिश वर्ड को ध्यान रखें, ठीक है ना। इसको माइटोकॉन्ड्रिया को, ये वाला इंग्लिश वर्ड को आप ध्यान रखोगे, ठीक है, क्योंकि इंग्लिश में आता है। तो ये दोनों तो कौन से हो गए भाई, दोहरी झिल्ली युक्त, कितने, दो ही है। फिर आता है हमारा सिंगल झिल्ली युक्त, कौन से, सिंगल झिल्ली युक्त। तो इसमें कितने कोशिकांग है, टोटल 4 कोशिकांग है जो सिंगल झिल्ली युक्त होते हैं। कौन कौन से, जी से क्या है, गोल्जी का है, ठीक है। गोल्जी का हिंदी में भी इसको कैमिलो गोल्जी के नाम पर रखा गया है, क्योंकि कैमिलो गोल्जी साहब ने इसको खोजा था, ठीक है। तो काय का मतलब क्या होता है, मतलब कैमिलो गोल्जी की बॉडी, और काय का मतलब बॉडी होता है, ठीक है। ये लो, तो ये किसको खोजा जाता है, उनके नाम के आधार पर ये दे दिया गया, कैमिलो गोल्जी के नाम के आधार गोल्जी का इसको नाम दिया गया। फिर है हमारा अंतःप्रतबी जालिका, ईआर का मतलब ये हिंदी रूप लिखा हुआ है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इंग्लिश में बोलूं तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर एल से लाइसोसोम और एस से सेंट्रोसोम, हिंदी में नाम बता देता हूं इसका, साइटोसोम और सेंट्रोसोम का। मैंने वैसे कल की क्लास में बता दिए, तो इसलिए आप ज्यादा दोहराना, बड़ी क्लास हो जाएगी इसलिए। तो ये कौन से हो गए, चारों के चारों कौन से हो गए, एकल झिल्ली युक्त। फिर आता है हमारा झिल्ली रहित, फिर कौन सा आता है, ये झिल्ली युक्त लिख दिया है, सॉरी दोस्तों, झिल्ली रहित, ठीक है। ये क्या है, झिल्ली रहित। तो ये जो राइबोसोम होता है ये बिना झिल्ली का होता है, बिना सेल मेम्ब्रेन का होता है, इसमें मतलब झिल्ली नहीं पाई जाती है, बिना झिल्ली का होता है। कौन सा, वो है राइबोसोम, ठीक है ना। आपको थोड़ा सा ऐड करना चाहूंगा यहाँ पर, देखो राइबोसोम जो है यूकैरियोटिक कोशिकाओं में और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में 2 प्रकार का पाया जाता है। यू में तो 80S, यू में तो कौन सा होगा, 80S प्रकार का, और प्रोकैरियोटिक में कितना होगा, 70S प्रकार का। इसकी 2 उप इकाइयां होती हैं, कितनी, 2 उप इकाइयां, एक उप इकाई जिसको छोटी उप इकाई और एक को बड़ी उप इकाई। जो छोटी उप इकाई होती है वो कितनी होती है, सॉरी बड़ी उप इकाई 60S और छोटी उप इकाई 40S, ठीक है ना। अब जोड़ करके इनको 100 मत कर देना, ये सरासर गलत होता है, ठीक है। कितनी होती है, 40 और 60 जोड़ेंगे बायोलॉजी में तो कितने होते हैं, 80। ये किस में होता है, वो पता है मैथ्स में 40 60 100 होते होंगे, लेकिन हमारी बायोलॉजी में कितने होते हैं, 80, ठीक है ना। क्योंकि देखो जब ये जोड़ेंगे ना तो कुछ कोशिकाएं जो है मतलब कि क्या हो जाते हैं, देखो श्वसन, वृद्धि, विकास ईटीसी में खर्च हो जाते हैं। अब देखो फिर दूसरा है हमारा प्रोकैरियोटिक, कौन सा, 70S। तो इसकी भी 2 उप इकाइयां, देखो क्वेश्चन पूछा जाता है इनमें 70S की कौन सी 2 उप इकाइयां होती है, छोटी बड़ी, और कौन सी 80S की होती है। अगर मान लो उसने पूछा 80S की उप इकाई और आप आंसर दे क्या है, छोटी और बड़ी में 50 + 30 = 80, तो ये गलत है, ठीक है। और ये भी गलत होगा, अगर इनको जोड़ करके आप 100 करोगे तो भी गलत होगा, ठीक है। तो इनकी 2 उप इकाइयां कौन सी है, ये है। अब मैं बता देता हूँ प्रोकैरियोटिक में जो पाया जाता है 70S, इसकी कौन कौन सी होती है, एक होती है 50S, एक होती है 50S और एक होती है 30S। ये दोनों किसकी होती हैं, इसकी प्रोकैरियोटिक की, ठीक है। तो अब आगे हम अगली स्लाइड में शुरू करेंगे, ठीक है दोस्तों। अब आगे मैं जो लूंगा ना वो इनको संपूर्ण रूप से आपको कोशिका में फ्लोचार्ट के माध्यम से दर्शाऊंगा कि कौन सा कोशिका में कहां स्थित होता है और उसका क्या कार्य होता है, मैं अगली क्लास में लेता हूं। तो दोस्तों देखो अब आगे हम अगली स्लाइड में इसको कंटिन्यू करने वाले हैं। अभी इससे पहले वाली स्लाइड में हमने क्या देखा था, जो उसके घटक थे, ठीक है ना। और घटक में फिर हमने साइटोप्लाज्म में क्या होते हैं कोशिकांग, हम पहले बता दूं सम्मिलित रूप से ले रहे हैं पादप सेल्स और प्लांट सेल को, दोनों को एक साथ मिलकर के यहाँ पढ़ रहे हैं। अब पर्सनली जब हम अलग अलग पढ़ेंगे, मतलब प्लांट सेल को अलग पढ़ लेंगे, फिर और इसको एनिमल सेल को भी हम अलग पढ़ लेंगे विद डायग्राम। अभी ये जो डायग्राम ले रहा हूं मैं, ये कौन सा फ्लो चार्ट डायग्राम है, जिसमें सारे के ये दोनों की दोनों सेल्स आ रही है, कौन सी, जंतु और पादप दोनों सेल्स आ रही हैं। मैंने पहले ही बता दिया था, तो जंतु सेल आएगी जब इसके मुख्य घटक कितने होंगे, 3 या 4। 3 कब होंगे, अगर मान लो रिक्तिका वैक्यूल्स नहीं पाया जा रहा तो 3 होंगे, और पाई जा रही है तो कितने होंगे, 4। और प्लांट सेल के ऑलवेज घटक कितने होंगे, 5। ये पांचों पांचों यहाँ लिखे हुए हैं आपके सामने। अब देखो जितने भी जो घटक होते हैं, मतलब कोशिकांग जितने भी होते हैं वो किसमें पाए जाते हैं, साइटोप्लाज्म में, कोशिका द्रव्य में पाए जाते हैं। तो सातों के सातों कोशिकांग दोनों में फिर से दोहराना चाहूंगा कि मैं एक साथ ले रहा हूं, प्लांट सेल भी इसमें इन्वॉल्व है और एनिमल सेल भी इसमें ही इन्वॉल्व है। अब जब पर्सनल इनको डिफरेंट करेंगे तब पढ़ लेंगे उसको, मतलब प्लांट सेल में कौन अलग है और एनिमल सेल्स में कौन अलग है, ठीक है। देखो अब ये मैंने पहले बता दूं, ये जो मैंने इसका डायग्राम लिया ये किसका फ्लो चार्ट है, पहले बता दूं किसका, जंतु और पादप सेल का। अब इनके
1/1 कोशिकांग को सातों के सातों कोशिकांग की मतलब कि इसमें स्थिति कहाँ होती है वो मैं आपको बताना चाहूंगा। वैसे हमने पढ़ लिया है सीएम गल्सार नाम से हमने ट्रिक बनाई थी, आपको पता है। सी से क्लोरोप्लास्ट, एम से माइटोकॉन्ड्रिया, जी से गोल्जी का, ई आर से एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एल से लाइसोसोम, एस से सेंट्रोसोम और आर से राइबोसोम। ये हमारी ट्रिक थी जिसमें शुरुआत वाले दो थे वो कौन से थे, दोहरी झिल्ली युक्त सी और एम, सी से क्लोरोप्लास्ट, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। फिर गल्स जो है उसमें 5 वर्ड आते हैं, तो ई आर का दोनों का एक मिला के होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और आर से राइबोसोम। मैं मजाक में बोलता रहता हूं कि सीएम कौन से दोहरी झिल्ली युक्त है, मतलब कि दो दो लुगाइयों वाले, मैं मजाक में बोलता रहता हूं। और गल्स जो है, गल्स में दोनों कैसे हैं, ये चारों के चारों सिंगल झिल्ली युक्त मतलब कि एकल मेम्ब्रेन युक्त होते हैं, एकल झिल्ली युक्त होते हैं। और राइबोसोम कैसा होता है, ठीक है, योगी आदित्यनाथ जैसा, ठीक है, मतलब कि झिल्ली रहित। ये मजाक में आपको समझने के लिए, ठीक है। देखो शुरू करता हूं मैं। सबसे पहले हमने हमारी ट्रिक में क्या लिया था, देखो ये कोशिका में 5 तो घटक लिए हैं मैंने और 7 कोशिकांग लिए हैं। पहली बता दूं तो देखो सबसे पहला कोशिकांग कौन सा, हरित लगा, हमारी ट्रिक में लिखा था। देखो मैं ट्रिक को यहाँ पे लिख देता हूँ, सीएम गर्ल्स GERLS और R, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। ये दोनों दोहरी झिल्ली युक्त, ये एकल झिल्ली युक्त और ये झिल्ली रहित। ये कैसा, झिल्ली रहित, ये हमारी ट्रिक में है। और ये 5 घटक और 7 कोशिकांग। तो पहला कौन सा है हमारा, हरित लवक, क्लोरोप्लास्ट इंग्लिश में बोलूं तो हरित लवक। अब जो हरित लवक है इसका देखो मैंने कार्य भी साथ एक एक पॉइंट में कार्य भी ले लिया है, तो आपको याद रहेगा। हरित लवक का देखो कार्य क्या होता है, और सबसे पहली बात तो ये किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। किस में पाया जाएगा, पादप सेल में। हरित लवक किस में पाया जाएगा, प्लांट सेल में। एनिमल सेल्स में कभी भी नहीं होगा। अगर एनिमल सेल्स में देखो, अगर मान लो एनिमल सेल्स में ये होता, हरित लवक होता, क्लोरोप्लास्ट होता, तो हम भी हमारा भोजन स्वयं बना लेते और हमारे घर वाले हमें भी निकम्मा नहीं बोलते, पड़े पड़े रोटी तोड़ रहा। क्यों, क्योंकि हम भी फिर क्या कर सकते थे, प्रकाश संश्लेषण का कार्य कर सकते थे। और प्रकाश संश्लेषण का कार्य का मतलब क्या, भोजन का निर्माण करना। तो पहला घटक क्या है हमारा, हरित लवक। और हरित लवक का कार्य क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण के माध्यम से पौधे अपने भोजन का निर्माण करते हैं। तो ये पहला हो गया हमारा। नंबर 2 देखो हम ट्रिक से ही लेते जाएंगे। पहला तो कौन सा ले लिया हमने, सी से क्लोरोप्लास्ट मतलब हरित लवक। दूसरा क्या लेंगे हम, माइटोकॉन्ड्रिया, हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है, तो ये दूसरा घटक हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। अब जो माइटोकॉन्ड्रिया है, किसी भी सेल्स में माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, श्वसन। इसलिए आपको पता है ना, इसको क्या कहते हैं, श्वसन की फैक्ट्री कहते हैं, इसको पता हो तो आपको, ठीक है। श्वसन निर्माण का कार्य कौन करता है, या श्वसन का कार्य कौन करेगा, माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है ना। पावर हाउस ऑफ सेल कहते हैं इसको। तो ये आपको जो उपनाम है ना, पर्सनली देखो अब अगली जो क्लास आएगी या फिर आज कंटिन्यू करते हैं, तो पहले हम क्या करेंगे, हरित लवक को लेंगे, हरित लवक का क्या कार्य है ये लेंगे, हरित लवक के प्रकार लेंगे, किसने खोजा ये लेंगे। ये सारी सारी हम 1 बाय 1 अब एक एक से पढ़ते जाएंगे। पहले इसको हम एक साथ देख लेते हैं, जहां से क्वेश्चन मोस्टली यहीं से आ जाता है हमारा, ठीक है। तो हरित लवक का कार्य क्या होगा, प्रकाश संश्लेषण करना। और सबसे बड़ी बात, ये किसमें नहीं पाया जाएगा, एनिमल सेल्स में कभी भी नहीं पाया जाएगा, ठीक है। अब दूसरा आता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य क्या होता है, श्वसन करना। 3rd नंबर पर आता है हमारा लाइसोसोम। लाइसोसोम, तो लाइसोसोम का कार्य क्या होता है, पाचन करना। लाइसोसोम का ये 3rd नंबर पर हो गया। देखो ये हमारी ट्रिक के अकॉर्डिंग नहीं है, इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, ट्रिक के अकॉर्डिंग ही लेते हैं, ठीक है। पहला तो कौन सा हो गया हमारा, सी से क्लोरोप्लास्ट, एम से माइटोकॉन्ड्रिया। 3rd नंबर का हम लेते हैं, देखो हमारी ट्रिक के अनुसार ले रहा हूं तो ताकि आपको याद रहे। 3rd नंबर का क्या हो गया हमारा, गोल्जी का है। देखो इनकी स्ट्रक्चर भी आप देखते चलो, इनकी लोकेशन कहां है, हरित लवक की देखो मैंने कहां बनाई है, यहाँ पर, फिर माइटोकॉन्ड्रिया की यहाँ पर, फिर लाइसोसोम की यहाँ पर, इधर सेंट्रोसोम की यहाँ, इधर ये ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बीच में गोल्जी का है, ये ट्रिपल ए से करके पाई जाती है, इसलिए इसको ये गोलाकार है। दूसरा देखो, फिर ये जो लिया है मैंने इधर, ये 5 घटक लिए हैं, ये जो लिख रहे हैं यहाँ पर देखो। अब मतलब कि ट्रिक के अनुसार हमारा 3rd नंबर का पॉइंट कौन सा आ रहा, गोल्जी का है। देखो दोस्तों, गोल्जी का ये रहा, मध्य में पाया जाएगा, और गोल्जी का ये रहा। और गोल्जी का कार्य क्या है, स्त्रवण, मतलब कि जितने भी पदार्थों का स्त्रवण करेगा, एब्जॉर्बेशन करने का कार्य कौन करता है, हमारा गोल्जी का है। कैमिलो गोल्जी ने खोजा था। मैं 1 to 1 सारों को बताने वाला हूँ, फिर अगली जो क्लास आएगी उसमें। तो 3rd नंबर का हो गया। अब देखो ट्रिक के अनुसार फिर 4थे नंबर कौन सा हमारा, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में अंतःप्रदबी जालिका। तो ये रहा, ये दोनों क्या है, ER है। देखो ER 2 प्रकार का होता है, एक SER और एक ER, SER और RER। तो SER का मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि स्मूथ का मतलब चिकनी अंतःप्रदबी जालिका, और R का मतलब रफ
तो मतलब खुरदरी अंतरप्रदबी जालिका। ये देखो दोनों मैंने अलग अलग शो करे हुए हैं, RER और ये SER। आर का मतलब क्या है यहाँ पर रफ, ER का मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हिंदी में बोलो तो खुरदरी अंतरप्रदबी जालिका, और इसको बोलो तो चिकनी अंतरप्रदबी जालिका, ये दोनों। ठीक है, अब देखो खुरदरी किसको कहते हैं और स्मूथ किसको कहते हैं, मैं पहले बता दूं। जो खुरदरी होगी, खुरदरी मतलब RER होगा, उसमें क्या पाए जाएंगे, ये राइबोसोम के कण पाए जाएंगे, राइबोसोम के। ये जो दिखाई दे रहे हैं देखो, इसलिए इनको क्या कहते हैं, मतलब खुरदरी कहा गया है। ठीक है, और ये जो जिसपे राइबोसोम के कण नहीं है वो कैसी होती है, स्मूथ होती है, चिकनी होती है, तो उसको क्या नाम दिया गया, SER। तो क्लियर है। अब इसका कार्य क्या होता है, देखो इसका कार्य जैसे कि हमारी बॉडी में कंकाल तंत्र कार्य करता है ना, कंकाल जैसा कंकाल तंत्र होगा बॉडी का स्ट्रक्चर वैसा ही हो जाता है। देखो मानव की बॉडी का कंकाल तंत्र जैसे मेरा दिखाई दे रहा है वैसा, कुत्ते का अलग होगा, बिल्ली का अलग होगा, तो सबका अलग अलग। तो उसको आकृति देने का काम कौन कर रहा है, उसका कंकाल तंत्र। तो किसी भी कोशिका को आकृति देने का कार्य कौन करेगा, ER। ठीक है, मतलब कि जैसे अगर मान लो मैं एक कोशिका बना रहा हूं यहाँ पर, ठीक है, अब इसका मैंने आकार अभी से डिसाइड किया है, लेकिन ये डिसाइड मैं पहले से नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, जैसा जिसमें ER होगा, अगर मान लो ये ER की आकृति सपोज दैट देखो ये इस प्रकार से है, ठीक है, तो अब इस कोशिका का आकार है ना, इस प्रकार से मुझे मिलाना पड़ेगा। ठीक है, ये रहा, ये देखो इस कोशिका का जहां जहां ये कोशिका का मतलब कि ER पाया जा रहा है, ये ER जहां जहां ER होगा ना इस प्रकार से देखो, तो मुझे इसका जो डायग्राम है मतलब आकृति है इसके अकॉर्डिंग ही देनी पड़ेगी। ये लो, ये अगर मान लो इक्वल आउट पॉइंट यहाँ पर है हमारा इस जगह पर, तो मैं कैसे बना दूंगा इसको यहाँ, और एक पॉइंट ये रहा तो एक यहाँ। देखो अब कोशिका का आकार कैसा हो गया, जैसा मतलब कि ER होगा वैसा ही कोशिका का आकार हो जाएगा। इसलिए इसको देखो आकृति प्रदान करने का मतलब एक तरीके से क्या कह सकते हैं, कोशिका का कंकाल तंत्र किसको कहा जा सकता है, इसको ER को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को। ठीक है, समझ में आ गया होगा उम्मीद करता हूं। देखो आगे, तो ER का काम क्या हो गया, आकृति प्रदान करना, और दूसरा एक और काम है इसका, जितने भी मतलब कि इसमें जो न्यूट्रिशन ETC होंगे उनका परिवहन कौन करेगा, परिवहन का कार्य एक तरीके से मतलब इसको परिवहन का कार्य भी कौन करता है, ER ही करता है। ER का काम क्या है, परिवहन, मतलब इसको इसलिए ट्रैफिक पुलिस कर्मी भी कहा जाता है, परिवहन का काम करने का ये करेगा। ठीक है, तो आकृति प्रदान कौन कर रहा है, ER, और इसमें विभिन्न प्रकार के पदार्थों का भी परिवहन कौन कर रहा है, ER। क्लियर। देखो हम ट्रिक से चलते जा रहे हैं, हमने कहा तक हो गया, ER तक हो गया हमारा। ठीक है, C से क्लोरोप्लास्ट, N से माइटोकॉन्ड्रिया, G से गोल्गी का, ER मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दोनों हो गया, SER और RER। फिर अगला कौन सा आता है हमारा, लाइसोसोम। देखो ये रहा लाइसोसोम, 4th नंबर का। ठीक है, मैं ट्रिक से चलते जा रहा हूं इसलिए मैं आपको यही ले रहा हूं। तो लाइसोसोम जो है, लाइसोसोम की ये रहा, इसमें इस लाइसोसोम में 50 प्रकार के हाइड्रोलाइटिक तत्व पाए जाते हैं। ठीक है, और इसका काम क्या होता है, लाइसोसोम का किसी भी कोशिका में पाचन करने का काम होता है। तो पाचन का कार्य कौन करेगा, लाइसोसोम। अब देखो जो अगली क्लास आएगी ना, इसमें हम 1 बाय 1 लेंगे, लाइसोसोम के कार्य, उपनाम, अन्य नाम, ये सारे के सारे इसमें अगली क्लास में लेंगे। इसको हम क्या थोड़ा फास्टली कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, ताकि हम एक ही क्लास में संपूर्ण अध्ययन कर सके। ठीक है, अब देखो लाइसोसोम हो गया, अगला क्या लेंगे हम, ये हो गया। अब ऐसे सेंट्रोसोम, हिंदी में मैं बता दूं, लेन का है, लेन का है, वैसे आप इंग्लिश में याद रखो ना तो ज्यादा बेटर है, और ये तारक का है, हिंदी में याद रखो, इंग्लिश में याद रखो तो ज्यादा बेटर रहेगा, इसलिए आप इसको तो रहने दो। ठीक है, हिंदी में याद रखना, इंग्लिश में याद रखना, L से लाइसोसोम और S से सेंट्रोसोम। तो देखो हमारा 4th नंबर का हो गया, 5वें नंबर क्या रहा, सेंट्रोसोम। ये लो मैंने 5 नंबर डाल दिए, ये रहा सेंट्रोसोम। अब देखो किसी भी कोशिका में सेंट्रोसोम का कार्य क्या होता है, मतलब कि कोशिका, तुम्हें बताना मैंने पहले ही बताया था कोशिका की शुरुआत क्लास में, कोई भी जो कोशिका होती है, कोई भी जो कोशिका है हमारे जीवन की इकाई क्या कहलाती है, संरचनात्मक या क्रियात्मक है। चाहे कोई सा भी शरीर सजीव हो, कोई सा भी सजीव हो, उसकी जो प्राथमिक इकाई है वो कौन होगी, कोशिका। एक कोशिका से फिर आज मान लो मैं अपनी बात करूं, हमारे शरीर की पहली कोशिका कौन सी थी, युग्मन जाइगोट, जो किससे मिलकर बनी थी, 2 युग्मकों से, कौन कौन से, स्पर्म और ओव्यूम से। ये हमारे शरीर की एकमात्र कोशिकाएं 2 होती है, एक तो स्पर्म और एक ओव्यूम, जो कैसी होती है, अगुणित अवस्था में होती है, एप्लॉइड होती है, एन अवस्था में होती है। इसके इन दोनों के मिलन से इनके संलयन को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। ठीक है, स्पर्म और ओव्यूम के, तो इन दोनों के मिलन से क्या बनेगा, जाइगोट बनेगा, और उस जाइगोट में समसूत्री विभाजन हो करके 75 से 100 खरब कोशिकाओं के साथ एक मानव शरीर में आपके सामने खड़ा हूं। तो
कोशिका विभाजन का कार्य कौन करेगा? सेंट्रोसोम करेगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया उम्मीद करता हूं। सेंट्रोसोम, तो सेंट्रोसोम का कार्य क्या होगा दोस्तों? सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना। ठीक है, तो अभी हमारा कौन सा 5वां पॉइंट हो गया। अगला 6 पॉइंट हो गया ना, ये हो गया यहां तक। 2 ये रहे, 3 4 5, ये 6 नंबर का, मैं शायद नंबर गलत डाल दिए, ये 6 नंबर का। और फिर लास्ट क्या बचा? राइबोसोम, और ये रहा हमारा राइबोसोम। ठीक है दोस्तों, ये रहा राइबोसोम। देखो, अब किसी भी कोशिका में राइबोसोम जो है दो प्रकार का होगा, एक तो 70S और एक 80S। जो यूकेरियोटिक कोशिका में होंगी उनमें कौन सा होगा? यूकेरियोटिक में होगा 80S। देखो मैं बता देता हूं, राइबोसोम जो होता है दो प्रकार का होता है, एक तो होता है 80S और एक होता है 70S। ठीक है, तो यूकेरियोटिक कोशिकाओं में तो कौन से प्रकार का पाया जाएगा? 80S प्रकार का। और प्रोकैरियोटिक कोशिका में कौन सा पाया जाएगा? 70S प्रकार का। यू और प्रोकैरियोटिक मतलब कि यूकैरियोटिक कोशिका किन में पाई जाएगी? उच्च कैटेगरी के लोगों में या उच्च कैटेगरी के जंतुओं में, जीवों में। और प्रोकैरियोटिक का मतलब क्या होता है? थोड़ा निम्न कैटेगरी के। ठीक है, प्रो का मतलब क्या होता है? एबिक्स से। तो ये किसमें होगा? निम्न कैटेगरी के जीवों में। अब देखो, राइबोसोम का मुख्य कार्य क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। क्या होता है? प्रोटीन का निर्माण करना। देखो दोस्तों, मैंने लगभग सातों के सातों कोशिकाओं को एक साथ इसी डायग्राम में लेकर के आपको समझा दिया, बता दिया। एक बार फिर से रिवाइज करना चाहूंगा। ये हमारी ट्रिक है, आपको ट्रिक याद रखनी है। ठीक है, दोहरी झिल्ली की युक्त ये है, ये एकल झिल्ली युक्त है और ये झिल्ली रहित है। सातों के सातों कोशिका 1 2 3 ये रहा गोल्जी का है। चौथा क्या लेंगे हम? ईआर। ये रहा हमारा चौथा ईआर, यहाँ हमने नंबर नहीं दिया था, ये रहा 4। और ये हमारा क्या हो जाएगा? 5वां लाइसोसोम। फिर ये S4 सेंट्रोसोम 6 हो जाएगा और ये हमारा 7th हो जाएगा, हमने नाम नहीं दिया था पहले, ये रहा। ठीक है दोस्तों, तो ये सातों के सातों कोशिका में ये रहे। एक बार फिर से फास्टली रिवाइज करना चाहूंगा। किसी भी कोशिका में 5 घटक हो सकते हैं। ठीक है ना, वो चाहे जंतु हो चाहे पादप हो। ठीक है, जंतु कोशिका में 3 या 4 होंगे, मैं अगली क्लास में बता चुका हूं। और प्लांट सेल में कितने होंगे? 5 कोशिका होंगे। ये 5 के 5 ये रहे। ये रहा कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव्य, केंद्रक और रिक्तिका। इंग्लिश में मैं पहले दोहरा चुका हूं। अब इसमें देखो मैंने कहां ये जो पहले नंबर की जो लेयर बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम? सेल वॉल, कोशिका भित्ति। जो दूसरे नंबर की लेयर बनाई है उसको क्या बोलते हैं हम? कोशिका झिल्ली, सेल मेम्ब्रेन। और थर्ड नंबर इसमें क्या भरा होता है? साइटोप्लाज्म। ये रहा, ये थर्ड नंबर है, साइटोप्लाज्म, कोशिका द्रव्य। ठीक है ना, साइटोप्लाज्म ये थर्ड नंबर का है। फिर चौथा और 5वां नंबर का क्या होता है तुम्हें पता है? रिक्तिका और केंद्रक। अब अगर मान लो मैं प्लांट सेल की बात करूंगा तो केंद्रक कहां होगा? साइड में। और अगर मान लो मैं एनिमल सेल की बात करूंगा तो केंद्रक कहां होगा? मध्य में। मैं पहली क्लासों में जो अगले वाली इससे पहले वाली क्लास थी उसमें बता चुका हूं। तो ये केंद्रक हो गया और ये रिक्तिका हो गई, वैक्यूल्स हो गए। मैंने पहले ये भी बताया था, जो पहला और 5वां घटक है, ठीक है ना, कोशिका भित्ति ये नंबर 1 वाला और ये वैक्यूल्स 5वां। ठीक है, ये दोनों की दोनों घटक कैसे होते हैं? मृत अवस्था में होते हैं, मैंने पहले भी बताया। और ये तीनों घटक कौन से होते हैं? जीवित अवस्था में होते हैं। अगली क्लास में बता चुका हूं, इसलिए ये रिवाइज हो गया। तो 5 कोशिकांग 7 घटक, दोनों कोशिकाओं को मिला करके। दोस्तों, अब जो अगली क्लास हमारी आएगी उस क्लास में हमारे में क्या लेके आएंगे हम? जितनी भी कोशिकांग है, 7 कोशिकांग है। देखो, इनके बारे में ज्यादा पढ़ना डीपली इतना नहीं रहेगा, तो इनको हम तो क्या करेंगे? डायरेक्टली इनको स्किप करेंगे और डायरेक्ट क्या पढ़ेंगे? कोशिकांग पढ़ेंगे, सातों के सातों कोशिकांग। हम नंबर वाइज जो हमारी ट्रिक है ना उसके अकॉर्डिंग पढ़ते जाएंगे। पहले पढ़ेंगे हम किसको? क्लोरोप्लास्ट मतलब कि हरित लवक को, फिर माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर गोल्जी काय को, फिर ईआर मतलब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को, फिर क्या पढ़ेंगे हम? ये इसको लाइसोसोम को, फिर सेंट्रोसोम को, फिर राइबोसोम को। ये सारी सारी हम पढ़ने वाले हैं हमारी अगली क्लासों में। दोस्तों, एक बात फिर से दोहराना चाहूंगा कि अगर मान लो मेरी मेहनत, हमारी मेहनत आप सबको पसंद आ रही है तो दोस्तों जरूर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं। अगर मान लो कोई भी कमी है तो उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूं। अगर कमी रह जाती है, मानव है, इंसानी भूल सबसे हो सकती है, गलती नहीं होती तो सिर्फ भगवान से नहीं होती है। हो सकता है दोस्तों मुझसे भी कोई गलती हो जाए, इसके लिए मैं क्षमा चाहूंगा। आपसे पुनः दोहराना चाहूंगा दोस्तों कि जितना हो सके उतना हमें सपोर्ट करें। और मैं ये कोई चीज ऐड करना चाहूंगा, अगर आपको जो टॉपिक पढ़ना है तो उसको आप कमेंट में मेंशन कर दें, मैं उसकी वीडियो भी लेके आ जाऊंगा। इसी के साथ दोस्तों मैं अपनी क्लास को समाप्त करना चाहूंगा। जय हिंद, जय भारत।